चले, अब देखो अपन ने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था, इसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड अपन ने बात करी थी। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर भी अपन ने जो अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था, ये एक डायग्राम मैंने आपको पढ़ाया था मेंस्ट्रुअल साइकिल का, जिसमें अपन ने सारी जो फेजेस थी उसके बारे में देखा था। और अपन ने एक वो भी देखा था कि उसके अंदर अपन ये बात करते, मैंने आपको एनसीईआरटी की कुछ फोटो वगैरह दिखाई थी, तो उसको भी अपन देख लेते। ठीक है, तो देखो, तो अपन ने पिछली क्लास के अंदर एक डायग्राम पढ़ा था और मैंने आपको ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का एनसीईआरटी वाला डायग्राम समझाया था। इसके साथ में हमने हर एक फेज के बारे में, जो अपन ने जो जो चीजें हो रही थी उसके बारे में अपन ने पढ़ा था। जैसे हमने पहली फेज ब्लीडिंग फेज पढ़ी थी, फिर हमने फॉलिकुलर फेज पढ़ी थी। फॉलिकुलर फेज के बाद में अपन ने ल्यूटिल फेज पढ़ी थी, और उसमें मैंने आपको बताया था कि 23rd डे पे क्या हो जाती है, थिकनेस सबसे ज्यादा होती। देन अपन ने इसके अंदर ये पढ़ा था, कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ा था, एमनोरिया, डिसएमनोरिया और पॉली एमनोरिया के बारे में सीखा था। ठीक है, देन अब अपन इसके अंदर बात करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सेफ और अनसेफ पीरियड। ठीक है, तो हेडिंग लगाओ इसके अंदर, सेफ एंड अनसेफ पीरियड। ठीक है, अभी सेफ और अनसेफ पीरियड होता क्या चीज है, उसके लिए सबसे पहले आपको ये ध्यान होना चाहिए। जैसे कि अगर अपन बात करते हैं, अगर लाइफ स्पैन की अगर अपन बात करते हैं, ठीक है, लाइफ स्पैन ऑफ स्पर्म। ठीक है, अगर स्पर्म की, अगर लाइफ स्पैन की अगर अपन ये बात करें, तो स्पर्म रिलीज होने के करीब करीब 48 से 72 घंटे तक क्या रहता है, जिंदा रहता है। ठीक है, कितना रहता है, 48 से 72 घंटे, यानी हम मान सकते हैं 2 से लेकर के 3 दिन मान के सकते हैं। तो यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ये लाइफ स्पैन जो अगर अपन बात कर रहे हैं, ये किस में बात कर रहे हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की अगर अपन बात कर रहे हैं, तो उसकी अगर अपन बात कर रहे हैं, तो लाइफ स्पैन जो है स्पर्म का वो कितना रहता है, 48 टू 72 आवर्स रहता है। अगर दिन की अगर अपन बात करें तो 2 से लेकर के 3 दिन। अब अपन ये सेफ और अनसेफ पीरियड पढ़ रहे हैं, तो इसमें अपन क्या कर लेते हैं, +1 डे भी मान के चलते हैं। मान लो किसी कारण से एक दिन तक और ज्यादा क्या रह सकता है, इसका लाइफ स्पैन हो सकता है। वहीं अगर अपन ये बात करें, लाइफ स्पैन अगर ओवम की अपन बात करें, लाइफ स्पैन अगर अपन पेन ऑफ, अगर अपन सेकेंडरी oocyte की अगर अपन बात करते हैं, ठीक है, इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो आप ये मान सकते हो 24 से लेकर के 48 घंटे के आसपास में मान सकते हो। एक से लेकर के कितना हो गया, 2 दिन हो गया, एक से लेकर के 2 दिन हो गया, और प्लस कर लेते हैं अपन 1 डे। तो यानी ये चीज समझ में आई कि जो स्पर्म है वो कितने दिन तक जिंदा रह सकता है, 3 दिन, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 दिन जिंदा रह सकता है। और अगर सेकेंडरी oocyte की अपन बात करें, जिसका आगे अपन चाहते हैं कि फर्टिलाइजेशन हो, वो कितने दिन तक जिंदा रह सकता है, हमारे पास में 2 दिन, और मैक्सिमम कितना हो सकता है, 3 दिन। अब इसको ऐसे मान के चलते हैं, जैसे पूरा का पूरा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो हमारे पास में कितने दिन का होता है, अगर अपन ये बात करें, मान लो कि हम इसको ऐसे मान लेते हैं, तो इसको यहां पे मान लेते हैं अपन, इसको डे 0, और यहां मान लेते हैं डे 14। ठीक है, और इसी के जस्ट पास में अपन ये बात कर लेते हैं, ये कौन सा हो गया, 28 हो गया। ठीक है, अगर अपन इसको इस तरीके से देखें, जैसे मान लो 1 2 3, ये और ये 13। ठीक है, इस तरीके से यहां मान लो ये इस तरीके से मान लो, ये पूरा का पूरा साइक्लिक चेंज हो गया। इतनी बात समझ पा रहे हो। अब फेजेस के बारे में आपको आपने सीख रखा है। फेजेस का मतलब क्या हो गया, कि जैसे अपन पहले फर्स्ट 5 डेज के अंदर क्या बोलते हैं अपन उसको, ब्लीडिंग फेज। उसके बाद में अपन क्या बोलते हैं उसको, अपन सिक्रीटरी फेज, या फिर अपन सॉरी सिक्रीटरी फेज क्या, पॉलीफ्रेटरी फेज बोलते हैं, फॉलिकुलर फेज बोलते हैं, फिर अपन क्या बोलते हैं उसको, ल्यूटियल फेज और सिक्रीटरी फेज। ये अपन सीख चुके हैं। अब अपन ये बात करते हैं कि कब स्पर्म की एंट्री होगी और कब उसकी अपन बात करते हैं। तो अपन ये बात करते हैं पूरे के पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में। मान लो ये डे 0 है, ये डे 1 है, यहां पे स्पर्म की एंट्री हुई, यहां पे भी मान लो। यानी अपन हर दिन क्या करवा के देख लेते हैं कि एक बार स्पर्म की एंट्री करवा के देख लेते हैं कि किस समय पे फर्टिलाइजेशन होगा और किस समय पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो ये मान लो कि हमारे पास में
इस तरीके से ये स्पर्म है। ठीक, ये हमारे पास में स्पर्म है। अब आप मेरे को ये चीज बताओ कि ओव्यूलेशन कौन से दिन पे होता है? ओव्यूलेशन कौन से दिन होता है? 14 डे पे होता है। यानी इस जगह पे क्या होगा, अगर अपन बात करते हैं ओव्यूलेशन होगा, ये ओव्यूलेशन डे। ठीक है, ये ओव्यूलेशन है। इतनी बात समझ में आई? अब ओव्यूलेशन हुआ तो कितने दिन तक अगर अपन बात करते हैं ओवम जिंदा रहेगा? जैसे मान लो कि ये 24 घंटे हो गए यहां से, फिर यहां से 24 घंटे और हो गए 48 घंटे, और फिर यहां से कितने हो गए अपने पास में पूरे के पूरे। अगर अपन ये बात करते हैं कि यहां पे जो दिन का जो गैप है, यानी 17 तारीख तक अगर अपन ये बात करते हैं कि अगर 14 तारीख को ओवम रिलीज होता है तो 17 तारीख तक जिंदा रहेगा। अब हमने स्पर्म की अगर अपन बात करी तो स्पर्म कितने दिन तक जिंदा रहता है? अगर अपन ये बात करते हैं 4 दिन तक। अगर आप ये मान के चले कि इसके अंदर स्पर्म ने, अगर मान लो कि हम ये बात करते हैं कि आप ये मान के चलो कि इस दिन एंट्री करी, ठीक है ना, 11वें दिन एंट्री करी, तो 11वें दिन अगर एंटर करता है तो यहां से लेकर के यहां तक 24 घंटे, फिर यहां से लेकर के यहां तक 48 घंटे, फिर यहां से लेकर के यहां तक 72 घंटे। ठीक है, ये चीज तो फर्टिलाइजेशन होगा, तो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन है। अगर मान लो 10th डे की अगर अपन बात करते हैं तो 10th डे अगर एंटर करता है तो यहां से लेकर के यहां तक 24, फिर 48, फिर कितना हो गया 72, और प्लस अपन ने क्या मान के चल रखे हैं +1, यानी 14th डे पे तक वो जिंदा रह सकता है। तो यानी अगर अपन ये बात करते हैं कि अगर स्पर्म की एंट्री अगर मान लो कि 10th डे पे होती है, तो 10th डे से लेकर के अगर अपन ये बात करते हैं कि इससे पहले अगर मान लो 10th डे पे होगी तो ये फर्टिलाइजेशन कर पाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? 11th डे पे करेगा तो भी फर्टिलाइजेशन कर पाएगा, 12th डे पे करेगा तो भी फर्टिलाइजेशन कर पाएगा, 13th डे पे अगर एंट्री करेगा तो भी फर्टिलाइजेशन कर पाएगा। तो यानी अगर अपन ये बात करते हैं 10 से लेकर के 17 तारीख तक अगर, ठीक है ना, अगर मान लो किसी भी महीने के अंदर 14th डे पे क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है, तो 10 से लेकर के 17 तारीख के बीच में अगर स्पर्म की एंट्री होती है तो फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस सबसे ज्यादा क्या होते हैं, मैक्सिमम। तो अगर मान लो किसी को प्रेगनेंसी को अवॉइड करना है तो ये जो पीरियड हो गया 10 से लेकर के 17 तारीख तक वाला, वो कौन सा पीरियड हो गया, सेफ या फिर अनसेफ? अनसेफ हो गया। तो यानी हम ये बात करते हैं कि यहां से लेकर के यहां तक ये जो पीरियड है, ठीक है, इस पीरियड को अपन क्या बोलेंगे, अनसेफ पीरियड बोलेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रहे हो? इतनी बात समझ में आ गई। और बाकी जो पीरियड होगा इसके कंपैरिजन में हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या होंगे, सेफ पीरियड होंगे। तो अनसेफ और सेफ पीरियड का मतलब समझ में आया? से अनसेफ पीरियड का मतलब हम हमारे को क्या कर रहे हैं, प्रेगनेंसी को अवॉइड कर रहे हैं। तो इन दिनों के अंदर अगर स्पर्म ने क्या करा, एंट्री ली, तो फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस सबसे ज्यादा। और अगर इसके बाद में एंट्री लेता है, स्पर्म अगर एंटर करता है, तो उसमें फर्टिलाइजेशन के चांसेस क्या होते हैं, सबसे कम रहते हैं। यानी हो सकता है फर्टिलाइजेशन क्या है, एक बाई चांस प्रोसेस, और एक तरीके से बोलते हैं कि अपन इस तरीके का प्रोसेस है। तो लेकिन अगर मान लो कि कोई कपल, ठीक है ना, अगर अपन ये अवॉइड करना चाहता है किसी भी फीमेल के अंदर अगर ओव्यूलेशन अगर 14th डे पे होता है, तो अवॉइड करने का जो दिन होता है, ओव्यूलेशन के 4 दिन पहले और ओव्यूलेशन के 4 दिन बाद तक, इस दिन तक क्या करना है, स्पर्म की एंट्री नहीं होनी चाहिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होना चाहिए। उसके बाद में अगर होता है तो उसके अंदर ऐसा चांसेस है कि वो सेफ पीरियड कहलाता है, उसके अंदर फर्टिलाइजेशन के चांसेस सबसे कम होते हैं। तो ये क्वेश्चन समझ में आया, सेफ और अनसेफ पीरियड का मतलब समझ पा रहे हैं? तो अगर अपन ये बात करें दिन के हिसाब से अपन बात करें तो याद आपको अनसेफ पीरियड का रखना है, ठीक है ना। अनसेफ पीरियड कौन सा होता है, 10 से लेकर के अगर अपन ये बात कर सकते हैं 17 तारीख तक होता है। 10 to 17th डे तक क्या हो सकता है अपने पास में, ये अपने पास में अनसेफ पीरियड होता है। बाकी जो पीरियड होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, सेफ पीरियड बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? चलें आगे अपन इसके, लिख लो चाहे तो इसको। चले, चल, चलिए अब अपन इसके अंदर बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एग की। ठीक है, हेडिंग लगाओ। सबसे पहले अपन ये बात कर ले, टाइप ऑफ एग लिख लो, टाइप ऑफ एग।
टाइप ऑफ एग। चलो, अब एग होता क्या चीज है उसके पहले पहले बारे में समझ लेते हैं। देखो, आप मेरे को ये बताएं कि भाई जो ओव्यूलेशन जो होता है वो किसका होता है, oocyte का होता है या फिर एग का होता है? oocyte का होता है, यानी oocyte ही बाहर आती। यानी कुल मिलाकर के अगर अपन एग की अगर अपन बात करते हैं, एग होता क्या चीज है कि oocyte जो रहता है, oocyte प्लस एग की मेम्ब्रेन, या फिर oocyte प्लस उसके बाहर की जो मेम्ब्रेन जो होती है, वो दोनों मिलाकर के क्या बनाती है, एग का फॉर्मेशन करती है। ठीक है। और oocyte के बारे में आपको पता है कि oocyte कौन सा होता है हमारे पास में, यहां पे सेकेंडरी oocyte। तो oocyte प्लस एग की मेम्ब्रेन जो होती है वो दोनों मिल करके क्या बनाती है, अगर अपन ये बात करते हैं तो उसको अपन बात करते हैं कि वो क्या बनाती है, एग। अब एग मेम्ब्रेन की जब अपन बात करते हैं, ठीक है, एग के मेम्ब्रेन की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो एग की मेम्ब्रेन जो होती है वो दो प्रकार की होती है, यानी टू टाइप्स की होती है, दो मेम्ब्रेन होती है। लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता है, अगर अपन ये बात करते हैं, तीन मेम्ब्रेन भी दी जाती है, ठीक है, दो से लेकर के तीन, ठीक है, 2 to 3 मेम्ब्रेन होती है। ठीक। अब ये मेम्ब्रेन की अगर अपन ये बात करें, कौन कौन सी मेम्ब्रेन होती है? पहली मेम्ब्रेन जो होती है उसको अपन फर्स्ट को अपन बोलते हैं प्राइमरी मेम्ब्रेन, ठीक है। दूसरी जो मेम्ब्रेन होती है उसको अपन बोलते हैं सेकेंडरी मेम्ब्रेन, ठीक है। और तीसरी जो मेम्ब्रेन होती है उसको अपन बोलते हैं टर्शरी मेम्ब्रेन, ठीक है। तो अगर दो मेम्ब्रेन है तो उसके लिए अपन क्या बोलेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी बोलेंगे। और अगर तीन मेम्ब्रेन है तो उसके लिए अपन क्या बोलेंगे, अपने पास में अगर जो अपन ये बात कर रहे हैं इसके अंदर तीन है तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी बोलेंगे, ठीक है। अब इस मेम्ब्रेन का कंसेप्ट है क्या चीज, उसको देखो। सबसे पहले अगर एक डायग्राम से समझना चाहें अपन, तो मान लो कि ये हमारे पास में एक oocyte है, ठीक है। ये हमारे पास में कौन सा oocyte है, अगर अपन ये बात करते हैं, सेकेंडरी oocyte है, जो कि ओव्यूलेशन के दौरान बाहर निकला। प्राइमरी मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती है जो कि oocyte खुद बनाता है। समझ में आया मेरी बात को? तो oocyte के बाहर बनने वाली जो खुद से जो मेम्ब्रेन होती है, तो आप मेरे को ये बताओ, oocyte के बाहर एक जो मेम्ब्रेन बनती है, सबसे पहली मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं अपन, इसको जोना पेल्यूसिडा, ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई? तो जोना पेल्यूसिडा किसने बनाया था, अगर अपन ये बात करते हैं, इस oocyte ने खुद नहीं बनाया। तो अगर अपन बात करते हैं प्राइमरी मेम्ब्रेन कौन सी होती है, जो oocyte क्या बनाए, खुद से बनाए, ठीक है ना, ठीक है, मेड बाय oocyte इटसेल्फ, ठीक है, खुद से बने। इसके एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो कौन सी होगी, जोना पेल्यूसिडा। क्या इतनी बात समझ में आई आपको? ठीक है। अब सेकेंडरी मेम्ब्रेन कौन सी होती है? सेकेंडरी मेम्ब्रेन का मतलब ये होता है कि ये जो oocyte है या फिर ये जो oocyte है, इसके बाहर ओवरी ने कौन सी मेम्ब्रेन बनाई है। तो जो अपन ये बात करते हैं मेड बाय ओवेरी, ओवेरी ने जो मेम्ब्रेन बनाई होगी उसको अपन क्या बोलेंगे, सेकेंडरी मेम्ब्रेन। तो जैसे कि आपको याद होगा, यहां पे अपन ने पढ़ा था कि इसके बाहर की तरफ अपन ये बात करते हैं, क्यूमुलस ऊपोरस नाम की एक स्ट्रक्चर होती है, जो सबसे इंटरनल मेम्ब्रेन होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, जो सबसे अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है उसको अपन बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। तो इस मेम्ब्रेन को अपन क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा, ठीक है, इतनी बात समझ में आई, कोरोना रेडिएटा। तो सेकेंडरी मेम्ब्रेन का एग्जांपल क्या हो गया, कोरोना रेडिएटा। अब देखो क्या है कि ये जो मेम्ब्रेन्स हैं, ये खुद ज्यादातर, ये जो ह्यूमन एग की जब अपन बात करते हैं तो यही दो मेम्ब्रेन मिलती। अब टर्शरी मेम्ब्रेन क्या होती है, टर्शरी मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो फेलोपियन ट्यूब बनाए, ठीक है ना। तो ये अगर अपन ये बात करें, मेड बाय फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो टर्शरी मेम्ब्रेन का एग्जांपल जो आता है वो कौन सा आता है, जो अपने, अगर अपन ये बात करते हैं, जो अपने, अगर अपन ये बात कर रहे हैं, जो फेलोपियन ट्यूब खुद जो बना रही है, उस मेम्ब्रेन को अपन क्या बोलते हैं, टर्शरी मेम्ब्रेन। इसकी भी फोटो बना लो।
अब देखो इसका ये टर्शरी मेम्ब्रेन पाई किस में जाती है उसको देखो। टर्शरी मेम्ब्रेन की अगर अपन ये बात करते हैं तो ये एम्फीबियन के अंदर ज्यादातर देखी जाती है। अब एम्फीबियन की अगर अपन बात करें, आपने देखा होगा कुछ कुछ जो एग होते हैं, जैसे आपने हेन देखा होगा, हेन के अंडे के बाहर क्या होता है, एक तरीके का कैल्शियम की कोटिंग होती है, शेल होता है। तो जैसे कि एक एक्स्ट्रा मैं आपको चीज बता देता हूं, तो टर्शरी मेम्ब्रेन की अगर अपन बात करते हैं, जेली कोट की तरह हो सकता है। ठीक है, जेली कोट जो होता है वो किस में पाया जाता है, एम्फीबियन के अंदर पाया जाता है, एम्फीबियन के अंदर होता है। तो जेली कोट के लिए लिख लेना, जो टर्शरी मेम्ब्रेन जो होती है, जेली कोट जो होता है उसके अंदर पाया जाता है। और शेल जो होता है, शेल की अगर अपन बात करते हैं कि ऐसे एनिमल जो टेरेस्ट्रियल में रहते हैं लेकिन वो अंडे देने वाले होते हैं, अंडे देने वाले। अगर अच्छा, अपन ने पहली क्लास में ये पढ़ा था कि ह्यूमन की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, और तीसरा विविपेरस। विविपेरस का मतलब क्या होता है, एक पूरे के पूरे जो बेबी का क्या करता है, डेवलपमेंट करता है। ठीक है, तो लेकिन क्या होता है कि अपन कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो अंडे देते हैं। ठीक है ना, अंडे देते हैं। अंडे का मतलब ये हो गया कि उसके बाहर की तरफ आपने देखा होगा, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्शन के बेसिस पे क्या होती है, उसके बाहर की तरफ एक मेम्ब्रेन होती है। तो मैं एक एग्जांपल और लिख देता हूं यहां पे, टर्शरी का आप यहां पे लिख लेना, टर्शरी मेम्ब्रेन का। जैसे कि ओवीपेरस जो होते हैं, ओवीपेरस जो एनिमल होते हैं, और खास करके कौन से, टेरेस्ट्रियल। ठीक है, उनके अंदर क्या पाया जाता है, शेल पाया जाता है। ठीक है, शेल पाया जाता है, ओवीपेरस एनिमल के अंदर शेल पाया जाता है। तो वो एक एग्जांपल है टर्शरी मेम्ब्रेन का। अगर आपसे ये पूछे कि ह्यूमन एग के अंदर कौन सी मेम्ब्रेन होती है, तो अपन को वैसे कि ह्यूमन के एग के बारे में पता होना चाहिए। तो ह्यूमन के एग के पास में कौन कौन सी होती है, एक होती है इसके पास में प्राइमरी, और एक होती है इसके पास में सेकेंडरी। टर्शरी मेम्ब्रेन ह्यूमन एग के पास में एब्सेंट होती है। ठीक है, तो टर्शरी की अगर अपन बात करें, एब्सेंट। ठीक है, तो अपने को ह्यूमन का ही ध्यान रखना है, क्योंकि एनसीईआरटी में ह्यूमन के बारे में ही लिख रखा है, उसके बारे में इसको भी लिख लो साथ साथ। चलें आगे। चलो, अब अपन बात करते हैं इसके अंदर टाइप ऑफ एग के, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ, या फिर टाइप ऑफ एग। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसका क्लासिफिकेशन है, इसमें अलग अलग तरीके की क्लासिफिकेशन है। अगर अपन सबसे पहले क्लासिफिकेशन करें, क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योग। ठीक है, अमाउंट ऑफ योग। अच्छा, योग समझ में आता है आपको, योग क्या चीज होता है। एग के अंदर जो येलो पार्ट जो होता है उसको अपन योग बोलते हैं, बाहर का पार्ट जो होता है वो प्रोटीन पार्ट होता है, एल्बुमिन वगैरह उसके अंदर दूसरे प्रोटीन होते हैं। तो इस योग के बेसिस पे यहां पे 4 तरीके के एग होते हैं। ठीक है, अपन को अल्टीमेटली ह्यूमन के एग के बारे में पता करना है कि कौन सा एग होता है। सबसे पहला एग जो होता है उसको अपन बोलते हैं ए लेसिथल बोलते हैं। ठीक है, ए लेसिथल। अब ए लेसिथल का मतलब क्या होता है, ऐसा एग जिसके अंदर योग का अमाउंट बिल्कुल नेग्लिजिबल हो। ठीक है ना, अगर अपन ये बात करें तो योग जो हो वो क्या हो, नेग्लिजिबल हो। ठीक है, तो योग अगर नेग्लिजिबल है तो ज्यादा क्या होगा इसके अंदर, साइटोप्लाज्म। तो यहां पे साइटोप्लाज्म का जो अमाउंट है वो कई ज्यादा होना चाहिए योग से। जैसे कि एग्जांपल की अगर अपन बात करें, ह्यूमन एग, तो ह्यूमन का जो एग होता है उसके अंदर अगर अपन ये बात करें, योग का जो अमाउंट होता है बहुत ही कम होता है। ठीक है, अब दूसरा जो इसके अंदर एग्जांपल आता है, दूसरा जो टाइप आता है उसको अपन बोलते हैं माइक्रोलेसिथल। ठीक है, माइक्रोलेसिथल। अब माइक्रो का मतलब क्या होता है, बहुत कम। तो योग जो होता है इसके अंदर स्मॉल अमाउंट के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो अगर अपन ये बात करते हैं कि यहां पे योग जो है प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल अमाउंट, योग आर प्रेजेंट वेरी इन वेरी
स्मॉल अमाउंट, बहुत ही कम मात्रा के अंदर क्या होता है, योग प्रेजेंट होता है। इसमें तो ना के बराबर है, बिल्कुल ना के बराबर। और इसमें इसमें क्या फर्क होता है कि इसके अंदर अगर अपन ये बात करें तो अपन ये बात करते हैं इसके अंदर बहुत कम अमाउंट के अंदर पाया जाता है। जैसे कि अगर कुछ एग्जांपल की अगर अपन बात करता हूं तो यहां पे अपन एक एग्जांपल बात करते हैं एम्फीऑक्सस, ठीक है, एम्फीऑक्सस, प्रोटोकॉर्डेटा। एनिमल किंगडम पढ़ते हैं तो वहां पे अपन पढ़ते हैं एम्फीऑक्सस पढ़ते हैं, प्रोटोकॉर्डेटा पढ़ते हैं, ठीक है। यूथेरियंस, मेटाथेरियंस और, ठीक है, यूथेरियन और मेटाथेरियन। जैसे कि आपने एक नाम सुन रखा होगा कंगारू का। कंगारू और बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो पाउच एनिमल होते हैं, ठीक है ना। पाउच एनिमल का मतलब ये होता है कि उनका डेवलपमेंट तो प्लेसेंटा के थ्रू होता है, लेकिन बर्थ होने के बाद में उनका पालन पोषण जो होता है, न्यूट्रिशन जो होता है, उसके एक पाउच के अंदर होता है। और पाउच के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, मेमोरी ग्लैंड। तो कंगारू का जो बच्चा होता है वो आपने देखा होगा पाउच के अंदर प्रेजेंट रहता है। कुछ ऐसे होते हैं कि जिनका जो डेवलपमेंट होता है बॉडी के बाहर की तरफ डेवलपमेंट होता है। जैसे अपन जो है अपना जो डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, अपना डेवलपमेंट पूरा पालन पोषण जो होता है पहले मदर की बॉडी के अंदर प्लेसेंटा के थ्रू होता है, बाहर आने के बाद में मेमोरी ग्लैंड से क्या होता है, अपन डायरेक्टली क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, उस हिसाब से होता है। तो ये कुछ अपने पास में एग्जांपल है जिसके अंदर माइक्रोलेसिथल, ये चीज आप ध्यान रखना। एक और एक एग्जांपल और होता है इसके अंदर, सी अर्चिन, ठीक है, सी अर्चिन। ये ध्यान रखना बस एग्जांपल, हालांकि पूछे तो नहीं चाहते लेकिन फिर भी अपने को याद रखना है, ठीक। अब अपन ये बात करते हैं नेक्स्ट, अगर अपन बात करें, अगला आता है अपने पास में मैक्रोलेसिथल, ठीक है। माइक्रो के अंदर क्या था, योग का अमाउंट बहुत कम था। मैक्रो के अंदर क्या होगा, योग का अमाउंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो अपन क्या बोलेंगे, जो यहां पे, ठीक है, योग जो होता है लार्ज अमाउंट में होता है, योग जो होता है लार्ज अमाउंट के अंदर होता है, ठीक है। या फिर अपन ये बात कर सकते हैं कि साइटोप्लाज्म और योग का जो अमाउंट होता है ऑलमोस्ट इक्वल होता है, ठीक है ना। तो अपन ये बात कर लेते हैं, योग जो होता है वो इक्वल्स टू साइटोप्लाज्म, जितना ही योग है उतना ही क्या है, साइटोप्लाज्म भी क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे कि अगर अपन बात करें एग्जांपल की एम्फीबियन, तो एक एग्जांपल ध्यान रखना इसका, एम्फीबियन। और एक फिश होती है जिसको अपन बोलते हैं पेट्रोमाइजोन। पेट्रोमाइजोन के अंदर भी क्या होता है कि जो माइक्रोलेसिथल अपने पास में एक होता है, और एक फिश होती है जिसको अपन बोलते हैं लंग फिश बोलते हैं, ठीक है, लंग फिश बोलते हैं, उसके अंदर भी ये अमाउंट पाया जाता है, ठीक, ये चीज हो गया। अब एक जो इसके अंदर एग है उसको अपन बोलते हैं मेगा लेसिथल, ठीक। अब नाम से ये पता चलता है कि योग का जो अमाउंट है साइटोप्लाज्म से भी ज्यादा है। तो यहां पे जो योग होता है वो बहुत कहीं ज्यादा होता है साइटोप्लाज्म से, ठीक है। योग का अमाउंट साइटोप्लाज्म से ज्यादा होता है। जैसे कि अगर अपन बात करें एग्जाम्पल की, अगर अपन बात करते हैं इसके, बर्ड्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, ठीक है, बर्ड्स हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, इनके अंदर होता है। और इंसेक्ट के जो एग होते हैं उनके अंदर भी, ठीक है। और प्रोटोथेरियंस भी होते हैं, प्रोटोथेरियंस भी होते हैं, उनके अंदर भी क्या होता है, अमाउंट ऑफ एग ज्यादा होता है। तो एक सिंपल हैन का एग आपने देख रखा है बर्ड के अंदर, ठीक है ना, हैन का एग देखा, उसमें देखना होगा कि कितना ज्यादा अमाउंट ऑफ क्या होता है, योग बहुत ज्यादा होता है। और अगर अपन बात करें बाकी जो साइटोप्लाज्म या फिर अपन दूसरा जो पार्ट होता है उसके अंदर कम होता है। तो ये कुछ है। अब अगर आपसे सवाल पूछेगा तो पूछेगा क्या कि भाई ह्यूमन का एग किस टाइप का होता है, कौन सा होता है, सिंपली और सिंपली अपने पास में ए लेसिथल। तो अपने को ज्यादा फोकस इस पे करना है, ठीक है ना। अभी अपन लास्ट में अपन ये बात करेंगे जो एग ऑफ ह्यूमन, उसके अंदर सबसे पहला पॉइंट मैं यही लिखूंगा, ए लेसिथल। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए एक लेसिथल का मतलब क्या है, योग बिल्कुल ना के बराबर। इतनी बात समझ में आ गई, चले आगे, ये लिखना है किसी को, चलो। अब दूसरा जो क्लासिफिकेशन आता है इसका, ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो इसके अंदर जो टाइप जो है इसका, टाइप ऑफ एग के अंदर ही चल रहे हैं अपन। तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इसके अंदर आता है अरेंजमेंट, या फिर अपन ये बात कर सकते हैं योग का अरेंजमेंट किस तरीके का है, ठीक है ना।
क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ योग। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ योग। इसमें भी हमारे पास में 4 टाइप है। ठीक है भाई, सबसे पहला टाइप है इसके अंदर होमोलेसिथल। होमो बोलो या फिर आइसोलेसिथल भी अपन बोल सकते हैं। सबसे पहला टाइप जो है इसके अंदर होमोलेसिथल और आइसोलेसिथल। ठीक है, अब नाम से ये समझ में आता है कि योग का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा होगा, होमोजीनसली होगा। होमोजीनसली का मतलब होता है बराबर, हर जगह पे क्या होगा, बराबर होगा। तो अगर अपन ये बात करते हैं, जो योग डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो होमोजीनसली होता है। ठीक है, योग का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसा होता है, अपने होमोजीनसली। अब इसका एग्जांपल होता है ए लेसिथल एग, और ए लेसिथल एग किसमें पाए जाते हैं, अपने ह्यूमन के अंदर। तो इसका एग्जांपल हो गया ए लेसिथल एग। ठीक है, ए लेसिथल एग होते हैं इसके अंदर एग्जांपल। चलें आगे, दूसरा एग्जांपल है इसका टीलोलेसिथल। ठीक है, दूसरा एग्जांपल इसका टीलोलेसिथल। और टीलो के अंदर भी अपन अगर अपन बात करते हैं तो ये है सबसे पहले मॉडरेट, और यहां पे अपन ये बात कर सकते हैं हाईली, या फिर अगर अपन ये बात करें डिस्कॉइडल टाइप का भी हो सकता है, तो इसको अपन हाईली टीलोलेसिथल। अब मेन बात यह है कि टीलोलेसिथल का मतलब होता क्या चीज। टीलो का मतलब ये होता है टर्मिनल, किसी ना किसी एक किनारे पे। इतनी बात समझ में। अब मॉडरेट का मतलब ये होता है कि किनारे पे है लेकिन इतना ज्यादा अपन ये बात कर सकते हैं कि ज्यादा नहीं। हाईली का मतलब ये होता है एक पूरे के पूरे किनारे के ऊपर क्या रख रहा है, चिपक रखा है। ठीक है ना, इस तरीके से अपन बात करते हैं। तो मॉडरेट की अगर अपन बात करें तो योग जो होता है, योग कंसंट्रेटेड होता है, कंसंट्रेट एंड पार्ट। ठीक है ना, एट एंड पार्ट। तो योग जो होता है किसी एक पार्ट पे या फिर एंड पार्ट पे क्या होता है, कंसंट्रेटेड होता है, या फिर अपन ये भी बात कर सकते हैं एट वन पार्ट। एक पार्ट पे क्या होता है, कंसंट्रेटेड होता है। ठीक है, जैसे कि अगर अपन ये बात करें एम्फीबियन, तो एम्फीबियन का जो एग होता है, ठीक है, वो एक पार्ट पे क्या होता है, कंसंट्रेटेड होता है। अब अगर अपन ये बात करते हैं इसके अंदर, इस हाईली टीलोलेसिथल के अंदर योग का अमाउंट जो होता है साइटोप्लाज्म से बहुत ज्यादा होता है, और एक ही जगह पे क्या होता है, ये कंसंट्रेटेड होता है। अब एक ही जगह पे कंसंट्रेटेड की अगर अपन बात करते हैं तो एक जर्मिनल, अगर अपन बात करते हैं एंड बोलते हैं, वो अपन आगे पढ़ना। तो आप ये ध्यान रखना कि यहां पे योग का जो अमाउंट होता है, योग अमाउंट वेरी लार्ज, और अगर अपन बात करते हैं कंसंट्रेटेड एट वन एंड। ठीक है, इसका एग्जाम्पल होता है हमारे पास में रेप्टाइल्स और बर्ड्स। रेप्टाइल्स और बर्ड्स मान लो इसके अंदर। ठीक है, रेप्टाइल्स और बर्ड। चलें आगे। अब एक होता है इसके अंदर लास्ट सेंट्रोलेसिथल। अब नाम से समझ में आता है कि योग कहां पे प्रेजेंट होगा, इसके बिल्कुल सेंटर के अंदर। तो यहां पे अपन ये बात करते हैं योग जो होता है लोकेटेड या फिर कंसंट्रेटेड एट सेंटर। सेंटर के अंदर क्या होता है, ये कंसंट्रेटेड होता है। इसका एग्जांपल की अगर अपन बात करें तो इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स के जो एग होते हैं उनके अंदर योग जो होता है सेंटर की तरफ कंसंट्रेटेड होता है। वही बात अगर अपन ये बात करें तो इंपॉर्टेंट क्या है हमारे पास में, ये है होमोलेसिथल या फिर आइसोलेसिथल। जो कि ह्यूमन एग होता है वही हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। लिखो जल्दी लिखो इसको। चले आगे चले, चलो। अब इसके अंदर नेक्स्ट
जो टाइप आता है ऑन द बेसिस ऑफ शेल, टाइप ऑफ एग, ऑन द बेसिस ऑफ शेल। ठीक है, शेल समझते हो क्या होता है? शेल का मतलब ये होता है इसके आसपास में कवरिंग है कि नहीं है। तो इसके अंदर क्या होते हैं, दो टाइप होते हैं इसके अंदर। ठीक है, दो टाइप कौन कौन से होते हैं? एक होता है क्लेडोइक एग और एक होता है इसके अंदर नॉन क्लेडोइक एग। ठीक है, क्लेडोइक एग और नॉन क्लेडोइक एग। अब इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले एक चीज ये अपन को समझनी पड़ेगी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने बाहर की तरफ ये शेल बना क्यों रहा। तो एक चीज ये ध्यान रखना कि आपको एक्स्ट्रा में बता देता हूं, नोट लगा करके लिख लेना कि शेल जो होता है, शेल का जो फॉर्मेशन होता है वो एक तरीके का क्या है, टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन। टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन, टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन का मतलब ये होता है बाहर के वातावरण से क्या करता है कि जो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में धूप गर्मी वगैरह जितने भी होता है उससे क्या करता है, बचाने का काम करता है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं कि जो प्लेसेंटल बर्थ या फिर अपन बोलते हैं अंडे देते हैं, तो उनके बाहर की तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं, हार्ड प्रोटेक्टिव शेल बना लेते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, आपके शेल, जो कि एक तरीके का क्या है, टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन। इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो क्लेडोइक एग का मतलब क्या होता है कि जो एग जो होता है उसके सराउंड में हार्ड शेल पाया जाता है। तो एग जो होता है सराउंडेड बाय हार्ड शेल। ठीक है, हार्ड शेल पाया जाता है। और अगर अपन इसकी अपन बात करें तो यहां पे जो एग जो होता है अपन ये बोलते हैं एग नॉट सराउंडेड बाय हार्ड शेल। ठीक है, हार्ड शेल। तो अब इसका एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो इसके एग्जाम्पल में आ जाता है अपने पास में रेप्टाइल्स, बर्ड्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए। ठीक है, इनके जो अंडे होते हैं उनके पास में क्या होता है, बाहर की तरफ एक शेल पाया जाता है। और नॉन क्लिडोइक के अंदर कौन से हो गए, जैसे कि अगर अपन ये बात करें, कुछ एनिमल ऐसे होते हैं कि अगर अपन ये बात करते हैं, ह्यूमंस का जो एग होता है, ह्यूमन एग जो होता है उसकी अगर अपन बात करते हैं, तो जितने भी वीवी पेरस जो होते हैं, वीवी पेरस का मतलब क्या होता है, जो सीधे डायरेक्ट बच्चा प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है ना, अगर यंग वंस का तो ऑल वीवी पेरस। ठीक है ना, ऑल वीवी पेरस हो गए, सभी के सभी जो वीवी पेरस है उनके अंदर होता है। और ऐसे एनिमल जो ओवी पेरस हो लेकिन वाटर के अंदर क्या करे, पानी के अंदर क्या करते हैं, अपने एग को ले करते हैं, उनके अंदर भी हार्ड शेल नहीं होता। तो अगर अपन ये बात करते हैं, ओवी पेरस एनिमल भी होते हैं, कौन से होते हैं, जो अगर अपन बात करते हैं ले एग इन वाटर। ठीक है, वाटर के अंदर क्या करते हैं कि जो अपने एग लेइंग करते हैं उसके अंदर, जैसे वाटर के अंदर एग लेइंग कौन करता है, अगर अपन ये बात करें एम्फीबियंस। ठीक है ना, तो जैसे कि अगर अपन बात करें एग्जांपल किसकी अपन बात कर रहे हैं, एम्फीबियन। इतनी बात समझ में आ गई कि कौन से एनिमल्स है? क्लियर है? तो अपन ने अभी तक तीन टाइप के अपन ने ये पढ़े। पहला अपन ने पढ़ा अमाउंट ऑफ योग के बेसिस पे, दूसरा अपन ने पढ़ा इसके अंदर अरेंजमेंट ऑफ योग के बेसिस पे, और तीसरा अपन ने पढ़ा इसके अंदर शेल के बेसिस पे। अब आपका सवाल यह है कि आपको ह्यूमन एग के बारे में बताना है कि ह्यूमन का एग किस टाइप का होता है। ठीक है, ह्यूमन एग किस टाइप का होता है। सबसे पहले अगर अपन ये बात करते हैं तो क्या बोलेंगे इसके अंदर अपन, ए लेसिथल। ए लेसिथल का मतलब योग बिल्कुल नहीं। दूसरा अगर अपन बात करेंगे तो अपन क्या बोलेंगे, होमो लेसिथल या फिर और आइसो लेसिथल। और साथ ही साथ में शेल इसके अंदर नहीं होती तो अपन क्या बोलेंगे, नॉन क्लेडोइक एग। ठीक है, सवाल ये पूछा जाएगा आपसे, लेकिन इसका मतलब पता होना चाहिए आपको कि ह्यूमन एग के बारे में ये क्वेश्चन आपका पूछ रखा है कि ह्यूमन एग किस टाइप का होता है, शेल होती है कि नहीं होती। ठीक है ना, अरेंजमेंट ऑफ योग कैसे होता है और अमाउंट ऑफ योग कैसे होता है। तो पहला जो वर्ड है वो किसको बता रहा है, अमाउंट ऑफ योग। दूसरा जो आपके पास में कॉलम है वो किसको बता रहा है, अरेंजमेंट ऑफ योग।
और तीसरा जो है वो अपने पास में किसको बता रहे हैं, टर्शरी मेम्ब्रेन, या फिर अपन ये बात कर सकते हैं शेल को बता रहे हैं, ठीक है ना। ये चाहे मैं लिख भी देता हूं शॉर्ट के अंदर, ठीक है ना। तो पहला ये जो कॉलम है ये किसको बता रहा है, अमाउंट ऑफ योग को। ये जो है कॉलम जो है ये आपको बताता है अरेंजमेंट ऑफ योग को, और तीसरा जो है ये रिप्रेजेंट करता है शेल को, शेल है कि नहीं है। तो इसको लास्ट में जब आप पढ़ो तो आसानी से आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीजें रहती है। चले, अब एक इसके अंदर एक चीज ये भी देख लो कि इंपॉर्टेंस क्या है एग मेम्ब्रेन की, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ एग मेम्ब्रेन, सबसे पहला इंपॉर्टेंस तो है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ एग। एग को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, ये एग मेम्ब्रेन का काम होता है। दूसरा कि एक से ज्यादा स्पर्म जो है वो इसको फर्टिलाइज ना कर पाए, या फिर उस बहुत सारे स्पर्म को रोकने के लिए, यानी एक से ज्यादा स्पर्म को रोकने के लिए इस एग मेम्ब्रेन का होना जरूरी है। उस टर्म को अपन बोलते हैं पॉलीस्पर्मी, प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी। मल्टीपल स्पर्म को क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है एंटर करने से। लास्ट अगर अपन ये एम्फीबियन के रिलेटेड अगर अपन बात करते हैं तो ये क्या करवाता है, प्रोवाइड बॉयंसी, बॉयंसी ऑफ एम्फीबियन मेम एग। अब एम्फीबियन की अभी अपन ने बात करी, कहां पे अंडे देता है ये, पानी के अंदर। तो पानी के अंदर इसके अंडे नीचे नहीं बैठने चाहिए, इसको ऊपर तैरने के लिए क्या करता है, ये एक बॉयंसी प्रोवाइड करवाता है। तो ये 3 पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट किसके लिए होंगे, ह्यूमन के लिए, और ये तीनों पॉइंट किसके लिए होंगे, बाकी सारे के सारे जो एग है, जैसे कि खास करके एम्फीबियन के लिए अपन बात करें तो बॉयंसी देता है, क्योंकि पानी के अंदर वो तो अंडे देने वाले, ऊपर से शेल नहीं है, और शेल नहीं होने के बाद में पानी से बचाते हैं। अब देखो पानी से बचाने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए। अगर मान लो कि खारे पानी के अंदर अंडे दिए हैं तो वहां पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, तो ऑस्मोटिक बैलेंस बना के रखना है, ठीक है ना। अब पानी की लहरें आती है, उसमें अंडे फूट भी तो सकते हैं, तो उसको बनाए रखना है, स्टेबल रखना है। तो एक स्ट्रक्चरल ऐसा बना के रखना है कि ताकि उनकी लाइफ जो है, जनरेशन जो है वो आगे क्या कर सके, बढ़ा सके। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये है इंपॉर्टेंस एग की। अब एक एग का मैं डायग्राम बनाता हूं, फर्टिलाइजेशन अपन बाद में देखेंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एग की जब अपन बात कर रहे हैं तो उसको देखो, तो आप लोग बताते जाना इसके अंदर। ये जैसे मान लो कि अंदर की तरफ जो अपने पास में स्ट्रक्चर है इसको अपन बोल रहे हैं सेकेंडरी oocyte, ठीक है। अच्छा, सेकेंडरी oocyte की अगर अपन ये बात करें, इसके बाहर की तरफ जो मेम्ब्रेन है इसको अपन क्या बोलेंगे, जोना पेलुसिड। ये जो मेम्ब्रेन है इसको अपन बोल रहे हैं जोना पेलुसिड, ठीक है, जोना पेलुसिड है। अब देखो यहां पे कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ये जो मेम्ब्रेन है इसको अपन क्या बोलते हैं, ये oocyte के बाहर के जो मेम्ब्रेन है उसको अपन बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ oocyte। ये क्या होना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ oocyte। क्या इतनी बात समझ में आई, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ oocyte। अब ये जो इन दोनों के बीच में ये जो आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जो बीच में आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, इस स्पेस को अपन बोलते हैं पेरी वाइटेलाइन स्पेस बोलते हैं, ठीक है, पेरी वाइटेलाइन स्पेस बोलते हैं। बाहर की तरफ अगर अपन ये बात करें, इसके बाहर की तरफ अपने को ऐसे इस तरीके से अपने पास में एक लेयर और होती है जिसको अपन बोलते हैं
इस लेयर को अपन बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। ठीक है, अब खास चीज ये कि अगर अपन इस जोना पेलुसिडा को देखें, इस जोना पेलुसिडा के बाहर की तरफ क्या होते हैं, कुछ ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, ऐसे जो कि डिटेक्ट करने के लिए काम में आते हैं, कि स्पर्म को डिटेक्ट करने के लिए काम में आते हैं। ये जो रिसेप्टर होते हैं, इस रिसेप्टर को अपन बोलते हैं ZP3 रिसेप्टर। ठीक है भाई, ये जो है अपने पास में पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ऑफ एग। इतनी बात समझ में आ गई, एग का स्ट्रक्चर। प्राइमरी मेम्ब्रेन कौन सी होगी इसमें, जोना पेलुसिडा। सेकेंडरी मेम्ब्रेन कौन सी होगी इसके अंदर, कोरोना रेडिएटा। तो ये जो चीजें होती है, अब देखो यहां पे जब अपन फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे तो सबसे पहले मेम्ब्रेन कौन सी हटानी पड़ेगी अपन को, कोरोना रेडिएटा। फिर कोरोना रेडिएटा को हटाने के बाद में जोना पेलुसिडा। उससे पहले ये स्पर्म किससे जाकर के अटैच होने की कोशिश करेगा, इस रिसेप्टर से। रिसेप्टर में कुछ चेंजेस आएगा, चेंज आने के बाद में सारा का सारा प्रोसेस पढ़ेंगे। कुल मिलाकर के इस सेकेंडरी oocyte के अंदर न्यूक्लियस पड़ा है फीमेल का, यानी फीमेल का जेनेटिक मटेरियल है। अपने को इसको भेद कर करके क्या करना है, पेनिट्रेट कर करके क्या करवाना है, स्पर्म का न्यूक्लियस अंदर ट्रांसफर कराना है। तो स्ट्रक्चर समझ में आ गया, स्ट्रक्चर से ही सारा चीज है। सबसे पहले पेनिट्रेशन, उसके बाद में फ्यूजन, उसके बाद में अपन ये बोलेंगे जाइगोट का फॉर्मेशन। और जाइगोट बनने के बाद में अपन डायरेक्टली किसके ऊपर बात करेंगे, एम्ब्रियो की बात करेंगे। और एम्ब्रियो के अंदर अपन ये चीज बात। तो अभी अपन ने ज्यादा कुछ बचा नहीं, इसके अंदर 4-5 लेक्चर और लगेंगे और ये अपना चैप्टर कंप्लीट है। ठीक है, बाकी अपन करते हैं इसके अंदर मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन अपन पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर।